अच्छा जी, मोहम्मद नबील जफर भाई, ये बताएं कि आप वाकई इतने अच्छे हैं, प्लेजेंट पर्सनालिटी है कि ये एक्ट करते हैं? आप सच्ची सच्ची दसना जी। ये बड़ा मुश्किल सवाल किया आपने। मेरा ख्याल है करीबी मेरे लोगों से पूछेंगे तो बेहतर जवाब मिले। वो करीब बैठे बता देते हैं। ये आपने जानबूझ के पहले से तय किया हुआ है कि मेरे बारे में विक्की बात करेगा। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, गलत बात है। तो बिठा बनवा सकता ले नहीं मेरी रेंज चेगा। नहीं नबील भाई, वाकई मैंने इस इंडस्ट्री के जितने लोगों से भी आज तक आपके बारे में बात की है, बहुत कम ऐसे खुश नसीब लोग होते हैं जिनके बारे में सारे ही पॉजिटिव होते हैं। तो आपके बारे में मैंने कभी भी नेगेटिव नहीं सुनी। सड़िया बंदा है, तकब्रे है, फलां है, टमका है, हंस के मिलते हैं, हंस के बात करते हैं, किसी की बैक पे भी हमेशा अच्छे लफ्ज़ों में उसका जिक्र करते हैं। तो ये कोई माँ बाप की तरबियत है या आपका? नहीं, मैं वाकई संजीदगी से कह रहा हूँ। जुनैद भाई, मसला ये है कि अगर आप किसी जगह भी आते हैं, कोई भी काम करते हैं आप, अगर आप अपने आप को ग्रूम नहीं करते ना, महरूमियाँ और अचीवमेंट्स हर आदमी की जिंदगी में होता है। वो आपकी बैड लक ये होती है कि आप उनसे कुछ लर्न ना करें। मुझे लगता है अगर आप अपने आप को ग्रूम नहीं करते, आपको बेहतर। और सेकंड ये कि अगर आपको अंदाजा हो जाए मेरी गुड लक क्या रही है हमेशा से, एक तो मुझे लिटरेचर पोइट्री से बड़ा शौक था उसका। सेकंड ये कि जैसे मैं शुरू में आया तो पीटीवी में अयूब खावर, अमजद अमजद, इन लोगों की कंपनी मिल गई। तो मुझे लगा कि नहीं यार, मेरे जो दोस्त, मेरे हम एज दोस्त हैं, वो उनसे ज़्यादा मुझे बेहतर मज़ा कंपनी का अपने बड़ों के साथ आता है। तो वो ज़रा उससे ज़्यादा बेहतर लर्निंग हो जाती है, आपको ज़िंदगी जो है वो और अच्छे तरीके से समझ आ जाती है। अभी मुझे किसी से बात हो रही थी, मैंने कहा ये बड़ा हमारा अलमिया क्या है, हम समझते हैं ये हमारा टैलेंट है। वही अल्लाह की रहमत होती है, बंदा वही होता है। बिल्कुल पहले भी वही होता है, बाद में भी वही होता है। तो ये अल्लाह की रहमत होती है, इसको यही समझना चाहिए, वरना सेकंड लगते हैं तबीयत साफ होता है। बिल्कुल सेकंड लगते हैं। कुछ नबील भाई इसलिए भी अच्छे हैं कि वो फैसलाबाद से, आपको पता। अच्छा हाँ, यही मैं पूछना चाह रहा था जी नबील भाई, फैसलाबाद से कराची तक का सफर, या यूं कह लें कि सिसकियों और आहों से कहकों तक का सफर, या दूसरे लफ्ज़ों में पूछूं, तीसरे लफ्ज़ों में पूछूं तो धुएं से बुलबुले तक का सफ़र, ये इसमें आप क्रक्स क्या तलाश करते हैं कि यार ये इतनी जल्दी? नहीं, इसमें मेरी बद्दुआएं हैं। अच्छा, और से कराची का जो सफर है ना, वो मेरी बद्दुआएं हैं। अच्छा, इसमें कोई मतलब कोई शक नहीं है, ये झूठ बात नहीं है। आप दोनों इकट्ठे लाहौर में कमरे में रहते थे, तुम तंग आ गए थे, तुमने कमरे पे कब्जा करना था, तुमने इनको कराची डांटना, समझाना, एक एक बात पे। रात को लेट आया हूँ ना, तो मैंने कहा भाई सो गए हैं, तो मैंने आहिस्ता से दरवाजा खोलना, जाके ऐसे लेटने का ना, पुत्र बत्ती बाल ले। अच्छा, मैंने ना फिर अपना शरारतें करना, तो मैं कहना या अल्लाह कोई 1000 साल का सीरियल दे दे, एक कराची चले जान के तेरे 1000 साल इन्नियां पाबंदियां, मैं कहा कौन बंदा लवे, ठीक है, ऐ नहीं खाना। अच्छा, देखिए मेरा इसका जो मुलाकात हुई बड़े मजे का वो है। ये भी जरा हम अपने व्यूअर्स को बता दें कि विक्की की और नबील भाई की बड़ी ज़बरदस्त दोस्ती रही है, और दोस्ती जो है वो सिर्फ दोस्ती तक महदूद नहीं थी, रहते भी एक ही कमरे में थे। जी जी बिल्कुल ऐसा हुआ। और कितने सालों तक रहे? हम तकरीबन 5 साल। 5 साल, एक बड़ी हिम्मत है यार नबील आपकी। मैं 8-10 घंटे आपके साथ रहता हूँ रोजाना, सदका देता हूँ। मुझे लग रहा है हम सबसे ज्यादा क्रेडिट भाभी को जाता है। और दूसरी बात यह कि मुझे याद है कि मैं फैसलाबाद में गया, मेरा धुआं नया नया हिट हुआ था, तो एक थिएटर पे मुझे को ले गया कि यार ये फैसलाबाद में थिएटर हो रहा है। ये उस वक्त सेट पे था, वो बड़े मज़े के सीन कर रहा था। तो मैंने पूछा यार ये कौन है, तो उन्होंने बताया ये यंगस्टर है और नसीम विक्की इसका नाम है। ये बाहर आया, बड़े तपाक से मिला, क्योंकि उस वक्त लोगों को लगता था कि धुआं हिट है, मैं फैसलाबाद से हूँ सारा। तो ये मुझे मिला बड़े प्यार से, और ये एक मुलाकात। मुन्नू भाई एक सीरियल लिख रहे थे जिसमें बहुत बड़ी कास्ट थी उस दौर की, और वो कॉमेडी था। उनकी कास्ट में थे आगा तालिश, सबिया खानम, मोहम्मद अली साहब, आसम बुखारी साहब, और उसमें एक यंगस्टर का रोल मुझसे कराना चाह रहे थे जो उस घर का नौकर है। अच्छा, मुझे कराची एक सीरियल के लिए जाना था। मुझे कहते यार कुछ ऐसा कोई नया दे दे आदमी मुझे, मुन्नू भाई कहते। तो मेरे जहन में आया कि यार मैं फैसलाबाद एक लड़का देख के आया। अब मुझे नहीं पता ना इसका नंबर है मेरे पास। वो तो इनको फोन भी नहीं सी ਹੁੰਦਾ ਨਾ। नहीं फोन क्या, मेरा नंबर से साढ़े का नंबर लगा सी, फोन लगा सी। वो तो इसलिए लगा सी ना, 5 कुलचियां दे भेज दो। अच्छा बेटा, वो तो कवालियां ना राज नहीं सी ਹੁੰਦਾ। तो बहरहाल वो जी, मैं फिर अपने छोटे भाई से कहा, मैंने कहा कोई थिएटर हो रहा होगा, ढूंढो उसको और उसको मेरा नंबर दे दो,
वो जो घर का, उस वक्त मोबाइल थे नहीं, तो वो उसने, मेरे भाई ने इसको ढूंढ लिया और इसको नंबर दिया। सुबह इसकी मुझे कॉल आई, तो मैंने इसको बताया कि यार मैं तुम्हारा ऑडिशन कराऊंगा, वादा नहीं है, ऑडिशन कराऊंगा, और अगर उसमें तुम कामयाब हो गए तो उसने कहा आ जाता हूँ मैं, कल आ जाता हूँ। फिर इसको मैं ले गया मुंबई के दफ्तर। उसके अच्छा producer थे। अच्छा जवान नजीर। ये फिर लाहौर, उससे पहले थिएटर करके गया था लाहौर में। फिर इसने कहा भाई मुझे थिएटर मिल रहा है, मैं आपके साथ वहां रुक जाऊं। अच्छा। तो मैंने कहा आ जाओ, क्योंकि स्टूडियो अपार्टमेंट था, एक किचन, एक कमरा, एक बाथ। मैंने कहा आ जाओ, चलो मैनेज कर लेते हैं। तो उसमें बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े लोग रहते अच्छा, थे। वो क्या वाकया था जब इसने आपकी जेब से पैसे निकाले थे रात को और अगले दिन मुकर गया था कि नहीं मैंने नहीं निकाले, फिर पुलिस बुला ली, वो क्या वाकया? ये बड़ा वाकया। नहीं ऐसा कुछ नहीं। किताबों में आया हुआ है। एक दिन बताया था विकी अच्छा, अखबार में नहीं कह रहे क्या? मुन्नू भाई ने लिखा था वो अपने वो उनका वो जो गिरेबान आता था उसमें उन्होंने मेरा गिरेबान पड़ेगा। अच्छा नवीन, ये बताएं कि एक रवायती सा सवाल है, लेकिन आप इसका जवाब देने के लिए मेरा ख्याल है कि सबसे परफेक्ट शख्सियत हो सकते हैं कि वही बात कि आपने दोनों शोबों में जो फ़न अदाकारी, शायर भी ऐसे हैं जिन्होंने हंसाया भी है, रुलाया भी है। जैसे अनवर मसूद साहब के बारे में कहा जाता है, न जाने ये शख्स कब हंसा दे कब रुला दे। और इसी तरह कहानी नवीस भी हैं, ड्रामा निगार भी हैं। लेकिन मैं अदाकारी की जब बात आती है तो मेरा ख्याल है कि आपका नाम बहुत ऊपर आता है, और मोतबर तरीन इस हवाले से है कि आपने वाक़तन पूरे मुल्क को एक दफ़ा रुला दिया था। पूरा मुल्क रो रहा था, मुझे याद है धुआं की आखिरी किस्त में, मतलब सारा मुल्क रो रहा था, लिटरली रो रहा ऐसा ही है। और फिर जब आप हंसाने पे आए तो अस्तगफुरुल्लाह, आपने बखियाँ तोड़वा दी। ठीक है, तो ये मतलब धुएं के मरगोले बनते तो देखे हैं, धुएं के बुलबुले बनते हमने पहली दफा देखे। तो ये कैसे हुआ? और मैं अगर पूछूं कि जो मेरा बुनियादी सवाल है वो ये है कि दोनों में से औखा काम कौन सा? देखिए, मुश्किल काम तो सारे हैं जुनेद भाई। अगर आपने अच्छा करने की कोशिश करनी है ना, देखिए बबू अच्छा हो सुन ना ले हो। यार, बबू प्लीज। अगर अच्छा करना है, बबू करता क्या है, उससे तो हो जाता है। और यही तो मसला है, नहीं होता। उन्होंने पूछो फौरी तारक जवेद बन गए। नहीं अल्लाह गरीके रहमत करे ना, वो कमाल कैरेक्टर था। अल्लाह, मतलब फैसलाबाद का हमारा वो, क्योंकि मुझे पहली बार थिएटर पे उसने डायरेक्ट किया था, सस्ता बकरा महंगा खा। अब वो मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता था वो, और मियाँ बीवी की इतनी लड़ाई है उनकी। एक दिन मैंने कहा खुदा का तारिक साहब ना करो, कहना मैनू नहीं एनू समझा। मैं कहा जी क्या हुआ? कह रहा ये खौफ दे नाल मैं हिजड़ियां नू बाजी कहन लग गया। ये मेरी जो बीवी है ना, ये समझती है को मैं कुछ सैमसन डे ले लाऊं, मुझे देख के लड़कियां स्लो मोशन में भाग पड़ती हैं। सारे पकायदा ही और परफॉर्म कर रहा, और वो मजाक कॉमेडी नहीं कर रहा था। याद है एक दफा भाभी शिबा का फोन आया, कहती तारक कहाँ हो, जल्दी आओ। कहते शिबा बंद कर फोन, मैं जिन करा के आ रहा हूं। जिन करा गया। अच्छा, और उसकी एक छेड़ थी, उसको ऐसी इसकी बातें करके उसको अब याद कर रहे हैं कि अगर 6-8 लोग बैठे हैं ना, तो तारिक का ही होता था कि आके सलाम करके बैठ जाओ। मतलब ये क्या बकवास है कि आप हर बंदे को डिस्टर्ब कर दो। अब एक चाय पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बाजार में हम वही प्ले जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, मेरा पहला प्ले, तो रात में फारिग होके, अच्छा हम तो स्टूडेंट टाइप थे, तो हम तो बैठ के चुप करके सुनते थे, यार बड़े बातें कर रहे हैं। तो ये चाय के लिए ले गए वहाँ चिन्नौर बाजार, वहाँ बैठे चाय पी रहे हैं, तो एक बंदे की एंट्री हुई है। अब मुझे नहीं पता तारिक का, मुझे तो बस ये पता कि एक बंदा इन हुआ है 12-14 लोगों में, उसने हाथ मिलाना शुरू कर दिया। मैं इधर इस तरफ बैठा हूँ, ये तारिक के पास पहुंचा है, तो उसने कहा जी, उसने यूं किया, अच्छा हाथ मिलाना, ए लो, वालेकुम अस्सलाम। तुझे याद हो, पता नहीं अगर तुझे याद है कि नहीं, बंदा है वो भी था एक जहाँ लड़ाई हो गई थी, जिनके बाद में पाँव पड़ने शुरू, वो सोफों पे चढ़ रहे थे बार बार, लड़ाई हो गई। अच्छा, और उसके बाद तारिक ने रियलाइज किया कि ये तो ड्रामे के प्रोड्यूसर भी हैं, और ज्यादा लोग हैं। अब तारिक साहब आ गए माफी पे। और माफी भी ऐसी है कि उनकी दौड़े लग गई हैं। उनके पाँव पकड़े, वो कहे तारिक साहब नहीं करेंगे यार, उठ के जरा। अब वो सोफे पे चढ़ गया ना, ये वो बंदे कह रहा नहीं कह रहा नहीं, तुसी मेरे घर नू अग ला दोगे, मेरे बच्चे बाहर बैठे रो रहे होंगे। पूरा सीन क्रिएट कर दिया तारिक ने। वो कहे तारिक साहब हमें माफ कर दीजिए, माफी तो मैंने मांगनी है, मुझसे ज्यादती हुई। ये जो जाहिर है कि वो इजात का हिस्सा बन जाता है, और आप चाहें भी तो या ना चाहें, दोनों सूरतों में
तो आपकी ज़ात का, तो बुलबुले अब आपकी ज़ात का हिस्सा बन गया। अब वो आप अच्छा सॉरी, मैं आपका क्वेश्चन ही बीच में निकल गया, वो जो आपने मुझसे किया था। हंसना या रुलाना पहले? देखिए मुश्किल काम बहुत है। मुझे लगता है हंसना भी इसलिए बहुत ज्यादा मुश्किल है कि अगर आप थोड़ा सा आगे पीछे होते हैं तो लोग आपको कहते हैं ओवर फील होने लगता है, कम करते हैं लोग, हंसते नहीं है। वो जो रोने लग जाते हैं, आप हंसा रहे होते हैं, रोक जी। बताओ यार। तो वो बैलेंस क्रिएट करना। आप उनका लाफ्टर खा चुके हैं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ बाबू मैं तेरे ते औला हाथ रख रहे हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਸੋਚ ਐਜ਼ ਤਾਰਕ ਟੈਡੀ है। तो ट्रेजेडी में भी ये है कि अगर परफॉर्म करते हुए आप लोगों को मेक बिलीव में नहीं लेके जाते। अच्छा मेरा मुझे यही लगता है, इवन कॉमेडी भी, अगर कोई आप कैरेक्टर कोई भी पोर्ट्रे कर रहे हैं और उसमें अगर आप लोगों को मेक बिलीव में नहीं लेके जाते कि उनको लगे कि ये जो आप परफॉर्म कर रहे हैं ये आप पे बीत रही है, अगर उनको ये लगने लग जाए ये एक्ट कर रहा है, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा एक्टर वो नहीं होता है। मुश्किल काम। और वही वाली बात है कि अगर बेहतर हो जाए किसी तरीके से, तो बुलबुले की तरफ आएंगे। बेसिकली बच्चे बड़े होने लगे तो मुझे लगा एक्टिंग से मेरा पूरा नहीं पड़ रहा। अच्छा 2000 में मुझे थोड़ी एक्टिंग से बोरियत हुई तो मैं डायरेक्शन में चला गया, और डायरेक्शन के साथ मैं प्रोडक्शन में आ गया थोड़ा थोड़ा। तो मुझे लगा इससे मुझे कुछ पैसे बचेंगे जो मैं आगे चल के वो मामला होगा। अच्छा लाहौर से कराची जाना जो है, मैं 98 में कराची चला गया था, तो लोगों को लगता था कि यार लोग तो लाहौर आ रहे हैं। अच्छा उन दिनों फिल्म या इसके लिए लाहौर आते थे। मेरा जो उसमें विजन था या वो ये था कि यार जो प्राइवेट सेक्टर बढ़ रहा है, जो प्राइवेट सेक्टर पैदा हो रहा है, वो कराची में हो रहा है। उन दिनों कराची में सरवाइव करना इसलिए भी मुश्किल था क्योंकि नॉर्मल 22 से 24 लोगों की डेथ होती थी उन दिनों, तो वो वाला चक्कर था। तो 98 में मैं वहाँ शिफ्ट कर गया, फिर प्रोडक्शन इसमें चला गया। फिर 2008 में 9 में बीच में मैं 1.5 साल के लिए इंग्लैंड चला गया। जब मैं वापस आया तो मुझे लगा मुझे अपनी कंपनी बनानी है, थोड़ी करनी है, अपनी करनी है। उसमें बुलबुले एक दोस्त के पास 4 साल से लिखा पड़ा था, अली इमरान के पास। मैंने कहा वो स्क्रिप्ट मुझे दे दो, मैंने प्रोड्यूस करना है। एक दोस्त और राना रिजवान था, उसको मैंने कहा यार ये डायरेक्ट करना है, पैसे भी नहीं है। अच्छा तो अली ने भी कहा कोई नहीं कर लेते हैं। मैंने कहा अभी पायलट बना के मुझे बेचना है, उसके बाद हम कर लेते हैं। अच्छा मैंने क्यों एक्टिंग की? मैंने क्योंकि उस वक्त लोग इसको करते नहीं थे, कहते थे नहीं यार सिटकॉम नहीं, यार सिटकॉम नहीं। मुझे पैसे बचाने थे। फिर महमूद शिफ्ट हो गए हुए थे कराची, महमूद असलम। तो मुझे ये था कि चलो यार एक दोस्त है। बुलबुले के पैसे भी किस चीज के? बुलबुले बेचने हैं तो इसी तरह हमने वो शुरू कर दिया, और महमूद साहब जो हैं वो आ गए। जबरदस्त टीम फिर बाकी कुछ लड़कियों को हमने कहा कोई करने को तैयार ही नहीं थी। हाँ। फिर एक वो विजय थी आयशा, उसको हमने वहां से पकड़ा, और इस तरह ये सब कमाल कॉम्बिनेशन बना। नाज़रीन यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नबील साहब से सवाल है कि बुलबुले के अलावा भी सर आपका कोई और प्रोजेक्ट आ रहा है? काम कर रहा हूँ, लाइटर मूड के ही हैं, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि यार पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा काम जो है वो लाइटर मूड का होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ स्ट्रेस तो वैसे ही बड़ा है। आपको रुलाना कोई आसान काम है। आजकल सुबह जो बिजली के बिल गिरते हैं उसी से बंदे की पूरा दिन तक चीखें निकलती हैं। मुझे लगता है थोड़ा सा हमारे यहाँ काम ज़्यादा इस पर होना चाहिए। और फिर न्यूज़ चैनल इतने बन गए हैं, ज़्यादा पूरी दुनिया में जो है वो एंटरटेनमेंट चैनल्स होते हैं, हमारे यहाँ न्यूज़ चैनल्स हैं। तो मुझे लगता है एंटरटेनमेंट में बहुत सारा काम ऐसा होना चाहिए जो सच्ची मुझे डर गया। तू ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪਿਆ? लो जी मैं लाहौर जब से आया हूँ कोई ना कोई मोमो मुझे मिल ही रही है। ਇਹਨਾਂ ਮੋਮੋ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਲੋਮੋ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। अकेले अकेले तुम फेसबुक में आ गए हो हैं? कोई हया आती, कोई शर्म होती है? हालांकि अपनी माँ को भूल गए हो? हालांकि ये माँ जी कम से कम मुझसे 12-14 साल छोटी हैं। ये और भी छोटी है उससे भी। तो मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। हाँ माँ जी कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? मैं ठीक ਮਾਂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ये सेट ढाउण वाली मोमो है। चुप है, तुम चुप रहो। इसको कुछ समझाते क्यों नहीं असलम? आप अपने बेटे से बात करें ना। तूने मेरे पुत्र को बिगाड़ा है। आज मुझे सब पता लग गया है। कहाँ ये तुम्हारे साथ रहता रहा है और कहाँ तुम लोगों ने साथ में काम किया है। हाँ जी। अच्छा वशी,
मुझे सब पता है। तुम दोनों यहाँ पे स्टेज पे एक्टिंग वैक्टिंग नहीं करते थे। कनेट कॉलेज के सामने दोनों खड़े होकर बोदे वाते रहते थे। और नहीं माँ जी, आपको किसी ने गलत बताया, रहते हम इकट्ठे थे, कनेड कॉलेज के सामने नहीं जाने देते थे, इसलिए तो बदवाएं दी कराची जाने की। अदील तू घर पहुंच। अदील नहीं माँ जी, नबील। शकील, नबील। नबील, नबील, हाँ। आप चल के दिखाएं जरा, आप कैसे चलती हैं, आप चल के दिखाएं सबको। वापस आ जाए माँ जी। इस तरह आप हाथों से निकल जाए। यहाँ पे तुम मेरे डायरेक्टर नहीं हो, यहाँ पे मेरा डायरेक्टर ये है असफंद। हाँ, असफंद। असफंद कौन है? डायरेक्टर साहब आप हैं असफंद, और कौन है? जरा उठ के चल के दिखाओ। ओ माँ जी घर जाए, आपको महमूद साहब ढूंढ रहे हैं, बड़े मुंह वाले। हैं? वो कौन है? ओ माँ जी आपके दूसरे शौहर, मेरा सुतेला बाप। मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। हेलो। कैसे बातें कर रहे हो? ਤੇ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? उई, याद आया, वो तो मेरा इंतजार कर रहा होगा। कौन है? महमूद मेरा इंतजार कर रहे हैं। महमूद कौन है? ਇਸ ਮੂਮੋ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੰਨ ਫੜ ਲੈਣੇ। ये महमूद साहब को इंतकाम है। अच्छा आप हमें ये बताएं कि कुल मिला के शोबिस में आपको कितने साल हो गए हैं? हाय हाय, उम्र कहते हैं उम्र रफ्ता कभी लौटती नहीं। आहा, तो तकरीबन ऑलमोस्ट जी 33 इयर्स, अल्हम्दुलिल्लाह। 33 अल्हम्दुलिल्लाह 33 साल। अब वो जो बच्चे, यार बच्चों की तो खैर है, खवातीन जब ये कहती है ना हम बचपन से धुआं हिट। अब एक सुबह क्या लोग तंग करते थे उस वक्त, कॉल पे को CLI कुछ नजर नहीं आता था, कॉल बज रही है, विकी कहीं निकला किचन विचन से निकल के, तो विकी ने कॉल उठाई है और मैं सो रहा हूँ, मेरे पे आवाज ओवर रैप हो रही है। अच्छा। हेलो, आगे से यकीनन कोई लड़की है। जी नहीं, मैं नबील नहीं हूँ, मैं उनका छोटा भाई हूँ, नसीम विकी। अच्छा। नहीं देखिए, मैं भी वही काम करता हूँ जो वो करता है। और मेरा ड्रामा आने वाला है, जरूरत अच्छा आने वाला है। हाँ, सारी कास्ट दस रहे जरूरत दी। 3-4 किस्सा लगी है सा। मैंने कहा हाँ विकी कौन है? कोई नहीं 500 हो जाओ। कोई नहीं बहुत अच्छे। पहले ਜਦੋਂ विकी भाई ने कहा मैं नसीम बात कर रहा हूं, कहा बाजी अपने भाई से बात कर। विकी तुझे याद है एक कैरेक्टर और भी आता था, वो एक गाना की एक अस्थाई गा के भाग जाता था, एक स्पीकर पे कर देते थे, पता अच्छा वो गाना था, वो मैं तेरे इश्क में मर ना जाऊं, सिर्फ उसने स्थाई गानी है और कड़क बंद। हेलो कौन निकल गया। फीमेल कैरेक्टर था एक, पता नहीं कौन था। बहरहाल वो बड़े मतलब मजे उस की दौर जगह। में विकी साहब सेल्फ प्रमोशन बहुत करते थे। नहीं, उस वक्त मुझे पहचानता कोई नहीं था। वही टी-शर्ट जो मैंने सीरियल में पहनी होती थी ना, रात को जो एपिसोड में पहनी है, वही सुबह पहन के ना घूम रहा हूँ। रिक्शे वालों को जाकर क्या हाल है, वो जाना है, तो वो कह रहा नहीं ये इसके वही कोई नहीं पहचाना। ये इसके बाद में एक सीरियल में कंटिन्यूटी इसने की थी ना, पहचाना अच्छा। नहीं पहचाना। वो तंग आके कहना भी है। अच्छा नबील, ये बताएं, बिल्कुल बगैर डरना नहीं है, ना लिहाज करना, ये भी किसी का नहीं लिहाज करता, ठीक है? तो आप दोनों इकट्ठे रहते थे, तो कैसा वाकया है जो पहले आपने शेयर ना किया हो किसी के साथ? अच्छा नहीं, वाकया तो बहुत थे, क्योंकि जाहिर है। हमारे पास कुछ और करने को था ही नहीं। वाकया करने का वाकया भी करने थे हमने। ये थिएटर कर रहा था, टीवी नया शुरू किया था इसने। मैं जरा उस वक्त कुछ 2-3 सीरियल कर चुका था, दिन दलदल धुआं मेरा हिट हो गया हुआ था, और वार्डरोब मेरी जरा बेहतर भी थी। बेहतर थी, बहुत बेहतर थी। बहुत बेहतर थी। अच्छा, तो मेरा एक दफा मैं उठा तो मुझे अंदाजा हुआ कि मेरा ब्लू कोट अपनी जगह। अच्छा मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ, मेरा ज़ोडिएक साइन वर्गो है, ये लियो है। अच्छा अब मेरा भी ये तो वर्गो है। केयरलेस, मैं इसके ज़हन में होता है कि मैसी हाउस इज ए हैप्पी हाउस। तो मेरा ये है कि मैं ना बड़ा पर्टिकुलर हूँ अपनी चीजों के। मैंने देखा मेरा एक कोट गायब है, नहीं, ब्लू रंग हुआ का। ये था कि मुझे एक लड़की का फोन आता था, तो वो कहती है मैं होस्टिंग करती हूँ शोज की ना, कंपनी के शोज की, तो कजाफी स्टेडियम में ना मेरा शो हो रहा है, तो मेरी उसके साथ ना काफी सारी ना बातें चल गई, हमारी ना मोहब्बत परवान चढ़ने लग गई। तो मैंने क्या किया, ब्लू कोट उठाया, मैंने उसको अपनी निशानियां बताई कि मेरा ब्लू कोट होगा, उसके अंदर ना अपना ब्लैक और अपना व्हाइट कलर के उसके अंदर ना वो चेक होगा उसका। चेक था। वो याद है, ब्लैक और अपना ब्लू वाला जो था, जी ब्लैक ब्लू का, वो मैंने पहना, साथ मैंने शर्ट पहना। तो मुझे कहते किधर, मैं कहा इस तरह थोड़ा सा मसला है, तो गाड़ी, मैंने कहा रिक्शे में जाऊंगा, कहते चला दोनों चलते हैं। मुझे गाड़ी में बिठाया, हम चले गए कजाफी। अब जब वहां गए ना, तो लड़की उस तरह की नहीं निकली जिस तरह की हसीन समझी थी। तो ऐसे करके लड़की तो होस्टिंग कर रही, मैंने कोट उतार के मैं कहा पहना अपना कोट पड़ा।
कहते कोट तो पहनना सी, कहते चलो दौड़। मशहूर बात भी है ना कि वो इसी तरह फेसबुक पे दोस्ती हो जाती है तो वो कहते हैं चलो अब मिलते हैं, तो वो खातून कहती है कि मिल लेते हैं, बताएं ज़रा। वो खातून की जो तस्वीर इस्तेमाल हो रही होती है वो बहुत ही खूबसूरत होती है फेसबुक पे। तो बंदा कहता है जी फ़लाँ आप रेस्टोरेंट में आ जाएं, फ़लाँ कैफ़े में आ जाएं, तो मैं वहाँ पे खड़ा हूँ। कहते मैं पहचानूंगी कैसे आपको? कहते मैं वहाँ पे ऑरेंज जूस पी रहा हूँ। ठीक है। अब वो ना जाके देखता है ऑरेंज जूस, वो मंगवा लेता है, कहता है जी ऑरेंज जूस दे दे मुझे एक। वो कहते हैं ऑरेंज जूस तो नहीं है, अनार का जूस है। कहते चलो अनार का दे दो यार। अनार का जूस पीना शुरू कर देता है, ऑरेंज जूस नहीं पीता। तो इतनी देर में वो लड़की आती है तो वो पूछती है कि उसको शक पड़ता है कि यही होगा, तो वो लड़की उसी तरह की निकलती है जैसे इसने बताया। वो आंखें भी बराबर नहीं होती और गाल भी बराबर नहीं होते, होंठ भी एक जैसे नहीं होते। तो अब वो तैयार हो जाता है। वो कहती है कि आप वही है ना जो मेरे साथ फेसबुक पे है? वो कहते अंधी हो गई हो, ये तुम्हें ऑरेंज जूस नजर आ रहा है। नाज़रीन, हमारे यहाँ कमोबेश निस्फ से ज़्यादा शौहरों को उम्र भर ये जुमला बीवी की तरफ से सुनने को मिलता है कि जब मैं तुम्हारे घर ब्याह के आई थी तो तुम्हारा घर ऐसा था, तुम्हारे घर में ये नहीं था, वो नहीं था। आइए आज आपको उसी मंजर की तरफ लिए चलते हैं। देखो शाहजेब, कल हमारी शादी की 5वीं सालगिरह है, पता ही नहीं चला 5 साल कैसे गुजर गए ना। हाँ, तुम्हें नहीं पता चला ना, मुझे तो चल पता गया है। 5 साल हो गए, मेरे लिए तो ऐसा लग रहा है जैसे कई 100 साल हो गए। कबल मसीह के ज़माने में मेरी शादी हुई थी। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे सबसे पहली शादी मेरी हुई थी, और मुझे तो यूं लगता है जैसे पहला सेरा मेरे लिए बना था। और मुझे लगा ये जितनी रस्में हो रही ना दुनिया के अंदर, सारी सबसे पहले मेरे ऊपर ट्राई हुई थी। ये जूता छुपाई, दूल्हा को धक्का दिलाई, दूध पिलाई, सेरा उठाई। शाहजेब, मुझे आज भी याद है क्या? जब शादी के शुरू के दिनों में मैंने नूडल्स बनाई थी और अब्बा जी ने कहा था कि बहू ने नमकीन सेवइयां बनाई हैं। शाहजेब, वैसे तुम्हारी अम्मी भी बहुत मासूम है। जी जी जी। जब मैंने पहली बार चिकन सूप बनाया, अम्मी खाकर बहुत खुश हुई थी। हाँ। और 4 दिन बाद कहती, बहू वो बोटियों वाली चाय तो बना दो। अच्छा, अम्मी को कहती मासूम, करती खजल हो। और पता है, जब मैंने पहली दफा घर में पिज्जा मंगवाया तो अम्मा कहती, हाय पुत्र रोटियां मंगा ली है, सालन कितने है। ये भी अम्मा ने कहा था। मुझे एक एक बात याद है, हाउ क्यूट शी इज। अच्छा, यदि बेसिक करिए उन्हें क्यूट कही था। मुझे तो एक एक बात याद है। नहीं, हमारे खानदान में तो किसी को पता ही कुछ नहीं है ना। हमने तो शहर भी नया नया देखा था। हम तो पहले घरों में नहीं रहते थे, जंगलों में रहते थे, है ना। मेरे अब्बा जी एक टाणी पकड़ के दूसरी टाणी पे जाते थे, टार्जन की तरह। हमारे घर में कोई कपड़े नहीं पहनता, सारे पत्ते ही पहन के फिरते थे, है ना। हमारे घर में प्लेट नहीं होती थी, पिपल के पत्तों के ऊपर हम सालन डाल के खाते थे। अब भले मैंने 4 बातें सच क्या बोल दी, तुम मेरे गले पड़ना शुरू हो गए हो। नहीं, और 6-7 बना लो, बता दो हमारे घर में क्या क्या होता था। अच्छा, ये बात मैं बना रही हूँ। मेरे अब्बा को तूने एक दफा पिज्जा दिया, अब्बा ने ऊपर से बोटियां खाई और कह दिया ये बर्तन वापस ले जाओ। ये भी मेरे अब्बा ने कहा था ना। हाँ, ये तो मैंने कहना था तुम्हें अभी। हाँ। तुम्हें कैसे पता चला? अब ये भी बता दो कि हमारे घर में गिलास नहीं था, जग भी नहीं था, हम नहर पे जाके मुंह लगा के पानी पीते थे। नहीं, मुझे याद है, पीतल के बर्तन थे, स्टील के बर्तन थे, कांच की डिनर सेट बर्तन तो मैं लाई थी ना। हाँ, हमारे घर में सारे बर्तन पीतल के थे। हमें वो ततारियों ने दिया था और हमारे ऊपर वो गाना बना था, दुनिया पीतल दी। दुनिया पीतल की कहाँ थी? पीतल का एक टी सेट था जिसमें 6 प्यालियां थी, और मजाल है जो एक प्याली दूसरी के साथ मिल जाए। और वो भी 1.5 साल बाद पता चला कि उसमें से भी 2 प्यालियां हमसायों की थी। हाय अम्मा जी, कितनी क्यूट है। उन 2 प्यालियों के लिए कसम उठाने पे आ गई थी, वो भी झूठी कसम। इन्हें क्यूट नहीं, इन्हें च्यूठ कहते ने। क्यूट तो मैंने अम्मा जी को कहा और है। तू मेरे कोल बैठी ने मैंने अद्धे घंटे दे गल्लां सुना के इन्ना ट्यूठ करता ना, और मेरा दिल करता मैं तेरे को म्यूट होके ते उठ जावां। क्या हो गया शाहजेब, हम आपस में बैठे हुए पुरानी मेमोरीज याद करें, इसमें कोई तीसरा बंदा है भला? कौन सी मेमोरी है जिसमें मेरा पूरा खानदान डैमेज हो रहा है? हमारा सूप खराब कर रही हो, हमारे घर में सेवियां नहीं बनती थी, हमारे घर में तो कीमे का नहीं पता था किसी को कि कीमा क्या होता है। मेरा तो अब्बा यही कहता था दुकानदार को जाके, गोश्त के भोरे दे दो, है ना। यही तुम्हारी आदतें लड़ाई वाली, बिला वजह तुम सेंसिटिव हो रहे हो। अच्छा, तुम्हारी कौलियां ना रले वो ठीक है, मैं गोश्त को भोरे कह दूं, मेरी लड़ाई वाली बात।
अच्छा मेरी शादी की सालगिरह है, अब मेरा मूड अच्छा रहने दें। और पता है मुझे एक और बात याद हमने आई ना वो है। बोटियां वाली चाय अब बनानी तुम्हें है। गुस्सा नहीं करना। तुमने केक नहीं काटना इस बार ना, हमने नहीं। जो गली के सामने बड़ा पत्थर नहीं पड़ा वही वो गली। काट। तुम्हारी गली में तो कभी गाड़ी 4 पहियों वाली आई ही नहीं थी। पहली दफा मेरे अब्बा जी की गाड़ी आई थी हाँ। और सारे हैरान हो रहे थे, ओए इसको कहते हैं कार। हमारी गली में भी 4 पहियों वाली जब गाड़ी आती थी ना, हाँ। हमारी गली मुंह ऐसे मुकर लेती थी कि ना नहीं पहना, इतना ही मैंने शर्म आंदी है ना, हमारी गली में ना आना। हमारी गली में तो गाड़ी तो बहुत दूर की बात है, अब जाके कहीं रिवाज आए एक टायर और एक सोटी, बच्चे जिससे ज्यादा खेलते हैं। ये तो आप बिला वजह गुस्सा कर रहे हैं आप। नहीं तेरियां गल्लां ते बिल्कुल फ्रेम कराने वालियां ने। सच्ची बात हमेशा कड़वी होती है। हमारे हाथ की पकी चीजें कड़वी होती हैं। अब तुम फिर नाराज हो जाओगे। तुम्हें याद है तुम्हारे घर में पहली दफा जब मैंने रशियन सैलेड बनाया था हाँ, और बड़े भाईजान क्या कह रहे थे? रशियन आप आ गए ना। जी नहीं, क्या कहा था वो फिर? कह रहे थे मुझे फ्रूट चाट और बना के दे दो। तुम्हारे खानदान में सारे पढ़े लिखे हैं ना। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारे खानदान वालों ने बताया था ना कि अमेरिका इस तरफ है। शाहजेब हाँ। पर्सनल क्यों हो रहे हो, गुस्सा क्यों कर रहे हो? अच्छा मैं पर्सनल हो रहा है तो तू है गलम बब्बू राणे नु कह रही। मैं तुम्हें ही बता रही हूँ। मैं तो कुछ यादें हैं जो मुझे आ गई, बस तो वही मैं अल्लाह जाने दोहरा रही हूँ। केड़ा तेल पा बैठी से। ऐसे गुस्सा कर रहे हो। गुस्से की बात तो ये है कि तुम्हारे घर में जब कोई मेहमान आता था तब गोश्त बनता था, या जब कोई बीमार होता था तब बनता था। आपके घर में तो ताला लगा होता था, अंदर गोश्त खुद ही पक रहा होता था। 1 मिनट में सास बन जाते हो। अब सच सुनोगे तो तुम्हें सच में गुस्सा आएगा। हाँ। मुझे बहुत अच्छे से याद है वो दिन जब वो कुक्कड़ मरने वाला था हाँ। बीमारी से। जो जेज में लाई थी तुम। मैं नहीं लाई थी, तो जो तुम्हारी अम्मा ने पाले हुए थे और बीमारी से मरने वाले कुक्कड़ को छुरी से हलाल करके पका के खाया था। तो कुक्कड़ पता क्यों मरने वाला हो गया था? जब तुमने सुबह सुबह उठ के मेकअप धोया था ना मुंह से, तब उसकी हालत खराब हो गई। बाजी राती तो बहुत सोनी सी। अरे शाहज़ेब मुझे तो एक एक बात याद है। अम्मी तो शुरू से ही बहुत लविंग है। एक दिन मैंने अम्मी को शौरमा बना के खिलाया। दूसरे दिन अम्मी ने क्या किया, सादी रोटी के अंदर आलू गोभी लपेट के और मुझे कहती ले पुत्र तू ही खा। बड़ी शादी थी मेरी अम्मी। बहुत शादी। उनको शौरमे का पता ही नहीं था क्या होता है। बिल्कुल याद है जब नहीं। तुमने कागज में उसको लपेट के उसकी गुत्ते करके दी थी, तो अम्मी ने कहा था दुआ कर लो हमारा खाना मर गया। छोटी छोटी बात पे तुम्हें पता नहीं गुस्सा किस बात का अच्छा आता है। तेरी मेमोरी मेमोरी है, मेरी मेमोरी मेमोरी नहीं है। इसमें मेमोरी की कोई बात ही नहीं, तुम चिढ़ रहे हो बिला वजह। अच्छा छोड़ो, डिशो विशो में क्या रखा है? हाँ शाहज़ेब ये तो तुम मानते हो मैंने तुम्हें कितना ग्रूम किया है। हाँ जी। वो जो शादी की शुरू के दिनों में तुम ऑफिस जाते थे, सारे सर पे सरसों का तेल चिपड़ के यहाँ से तेल की ततीरी बह रही होती थी। अब मैं ऑफिस नहीं जाता था, खेतों में जाता था। इतने फनी लगते थे, इतने फनी, ओ माय गॉड। वो फिर मैंने तुम्हें कहा था कि हेयर जेल लगाया नहीं करो। वो तुम्हारी अम्मा की वजह से ठीक हुआ था। जब उन्होंने मुझे प्यार दिया तो तिलक के खुरे में गिर गई थी वो। अम्मा ने कौन सा तुम्हें पाँव से प्यार दिया था? ये तो थी तुम्हारी मेमोरी। अब मेरी मेमोरी भी सुन लो। जिन्हें सब जरा जल्दी से ब्रेक ले ठहर ले। जो 2 गिलाफ्टर ले लेते मैंने। याद है जब तुम्हारा मुकलावा लेने के लिए गए थे, हमारे पास वो गाड़ियां नहीं थी चांद पर जाने वाली। तुम्हारा खानदान सारा चांद पे रहता था, ऊपर तुम्हारा DHA बना हुआ था, उधर ही तुम्हारा बैरियर टाउन भी बना हुआ था। याद है चांद के ऊपर तुम्हारे 6-7 कनाल के प्लाट थे, वहां पर तुम रहते थे। सैटेलाइट के जरिए तुम एक दूसरे के साथ बातें करते थे। तुम्हारे अपने सियारे थे। तुम लोगों के तो घर जो ना इतनी दूर दूर थे, एक घर में तुम्हें एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए स्काई लैब करवाना पड़ता था ना, है ना? याद है ना, रॉकेट पे जाते थे एक दूसरे के कमरों में तुम। जिन्हें सब आप क्या फजूल बातें सुनते जा रहे हैं, जल्दी से ब्रेक लें। अच्छा जी, हमारी खुशकिस्मती है, अच्छी बात यह है कि नबील साहब कल के शो में भी हमारे साथ ही रहेंगे। नाज़रीन, ये था आज का देशमुख का चलते चलते आज की छोटी सी बात, ये कि किसी का खाली बर्तन देख के ये मत समझ लें कि वो मांगने आया है। हो सकता है वो सब कुछ बांट कर आया हो। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।